A very good morning to all my lovely champions। जैसा कि आपको अपडेट मिल चुका था कि इस संडे से हम लोग पास्ट में जो भी टॉपिक रहे होंगे करंट में, कहीं ना कहीं हम उनको पिक करेंगे जिनका संबंध टेक्नोलॉजी से या फिर इन्वायरमेंट से जुड़ा होगा। तो आज हमने जो टॉपिक पिक किया है उसका नाम है अरावली। और जैसे आपने देखा था एक ट्रेंड चल चुका था सेव अरावली, तो आइए इस पे बात करते हैं। इस टॉपिक को पिक करने के पीछे का रीज़न बहुत क्लियर है। आइए 1 मिनट में आपको वो समझाता हूँ और फिर अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आपके प्रोजेक्ट में जो टॉपिक था आपकी फाइल को लेके, उसको वाइवा के फॉर्म में लेने से पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आपका एक रिवीजन हो जाएगा। अपने वादे को पूरा करते हुए ये रही आपकी वीडियो। बस अब आपका काम इतना है कि आप इसको पूरा देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने कमेंट्स को नीचे लिखेंगे। और ऐसे ही और भी इनिशिएटिव में फ्यूचर में ले सकूँ, उसके लिए आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों से भी करवाएंगे। तो आज का टॉपिक है टॉपिक ऑफ डिस्कशन अरावली हिल्स, एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमी। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, एनवायरनमेंट या इकोनॉमी। अरावली अरावली हिल्स हैं क्या? दुनिया की सबसे पुरानी कोल्ड माउंटेन। अगर क्लियरली बात करें हम तो आइए डिटेल में बात करें। अरावली रेंज या अरावली हिल्स एक माउंटेन रेंज है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पाई जाती है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड। ये हिमालय से भी पुरानी, लगभग कहते हैं 2 बिलियन ईयर पुरानी है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इट रन अप्रॉक्सीमेटली 670 किलोमीटर इन अ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये दिल्ली से होके साउदर्न हरियाणा, राजस्थान और अहमदाबाद में जाके ख़त्म होती है। ये है इसकी कुछ जोग्राफिकल लोकेशन वाइज और इससे जुड़े मैप के फैक्ट। साथ ही साथ जो अरावली है ये सेपरेट करने का काम करती है किसको, जो थार डेजर्ट है हमारा, उससे जो प्लेट्यूज हैं ईस्टर्न राजस्थान के, उससे। तो द रेंजेस इफेक्टिवली बाइसेक्ट द राजस्थान इनटू 2 पार्ट्स, साउथ ईस्टर्न रीजन एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जो कि एक सैंड ड्यून्स आती हैं। जो भी रेत के तूफान आते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं एक दीवार, एक बैरियर की तरह खड़ा हो जाता है ताकि धूल मिट्टी ना आ पाए। दूसरी तरफ इस रेंज में लगभग बहुत सारी ऊंची ऊंची पीक है जो कि 6 से लेकर 60 मील तक फैली हुई हैं। इसके अलावा अगर इसकी चोटियों की बात कर ले तो यहाँ पे 1000 से लेकर 3000 फीट की ऊंचाई तक की चोटियाँ भी देखने के लिए मिलती हैं। सबसे ऊंची चोटी का नाम अगर अरावली की कोई पूछे तो नाम है गुरु शिखर, जो कि लगभग 5650 फीट, कहाँ, माउंट अराबोडा यहाँ है, इसका नाम है। और ये लगभग 15 किलोमीटर दूर है माउंट आबू से, जो कि काफ़ी फेमस है अरावली रेंज में। तो जैसा कि आप मैप में ये जो ऑरेंज कलर्ड पार्ट है देख पा रहे, यही अरावली रेंज है जो कि हरियाणा से लेके आपके दिल्ली अहमदाबाद वाले इलाके को कवर करके रखती है और जो रेत के तूफान है उनसे बचाती है। साथ ही साथ अरावली रेंज जो है काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स से भरी हुई है, जैसे कि कॉपर, जिंक, लेड, मार्बल। यहाँ पे ये जो खनिज होते हैं, जो मिनरल होते हैं वो पाए जाते हैं। अब अगर आगे बात करें इसके फॉर्मेशन के बारे में, तो अरावली जो है जैसा कि आपको बताया कि सबसे प्राचीन धरती पाए जाने वाला एक पहला फीचर है इस पृथ्वी का। साथ ही साथ जो बना था, जिसका जन्म हुआ था प्लेटोजोइक एरा में। अब आपका सवाल होगा कि ये प्लेटोजोइक एरा क्या होता है। तो प्लेटोजोइक एरा पृथ्वी का वो वक्त है जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं जो प्रारंभिक जीवन काल होता है, जो कि लगभग 2.5 बिलियन ईयर से लेके 545 मिलियन ईयर्स तक था। मतलब
2.5 अरब से लेकर वही लगभग 5.5 लाख 50 लाख साल के पहले। ठीक है, जब ये धरती धीरे धीरे बननी शुरू हुई थी, जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा थी हमारे प्लैनेट पे और सब कुछ धीरे धीरे पनप रहा था, स्टार्ट हो रहा था। साथ ही साथ इट इज़ अ पार्ट ऑफ अरावली दिल्ली ऑरोजेनिक बेल्ट, मतलब जो कि काफ़ी लार्ज कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। उम्मीद है कि इतनी बातें जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपको समझ में आ रही होंगी। और कभी अगर ये सवाल उठे कि ये बना ही कैसी है, तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी जैसे अरावली और दिल्ली ओरोजेनिक बेल्ट की, इनके कोलिजन से ये प्रोटोजिक एरा में स्टार्ट हुई थी बनना, जो कि पार्ट है इंडियन सील्ड का, जो कि क्रेटोनिक कोलिजन, क्रेटोनिक मतलब अगेन जो लिथोस्फीयर कॉन्टिनेंटल पार्ट होता है उसको ही हम लोग क्रेटोजेनिक कोलिजन कहते हैं। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके अराउंड कौन कौन से रिवर्स हैं, तो वो जान लेते हैं। तो 3 मेजर रिवर्स होती हैं जिनका नाम है बानस, साहिबी। ठीक है, और ये दोनों ट्रिब्यूटरी हैं आपकी यमुना रिवर की। साथ ही साथ जो लूनी रिवर है जो कि बाद में रन ऑफ कच्छ में जाके बहती है, वो भी इसी अरावली रेंज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम आगे बात करें अब, तो ये रेंज जो है 2 बराबर सेक्शंस में बटी हुई है। जैसे जिसमें एक जो इम्पोर्टेंट है वो सांबर सरोही रेंज जो कि काफ़ी ऊंची है, जिसमें गुरु शिखर आती है, और दूसरी है सांबर खेतरी रेंज जिसमें और 3 छोटी छोटी रिजिड लेकिन डिसकंटिन्यूस मतलब लगातार नहीं टुकड़े हैं कुछ उस रेंज में। तो ये अरावली के पार्ट हैं। एक सांबर सरोही रेंज जिसमें ऊंचे ऊंचे और लगातार पहाड़ हैं जिसका गुरु शिखर भी एक हिस्सा है। दूसरा सांबर खेतरी रेंज जो कि 3 टुकड़ों में है और लगातार वो नहीं है, टूट टूट के है, अलग अलग है। ठीक है, आगे बात करते हैं अब। ये है इंडिया का मैप जिसमें आप अरावली को देख पा रहे हैं, जो कि पहले के वक्त में काफ़ी ऊंचे हुआ करते थे लेकिन अब लगातार वेदरिंग के चलते वो काफ़ी ख़त्म हो रहे हैं। और अब बढ़ते हैं नदियों की तरफ। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ नदियाँ जो बहती हैं जो वेस्टर्न स्लोप्स में हैं, अब ये नॉर्थ से साउथ फ्लो करने वाली जो रिवर हैं ये ओरिजिनेट तो वेस्टर्न स्लोप ऑफ द अरावली जो कि राजस्थान में है, वहाँ से गुजरती हैं और फिर थार डेजर्ट से होके गुजरात में ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ पे लूनी रिवर, साखी रिवर और साबरमती रिवर ये देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें अगर हम इनकी बात करें। वहीं अगर हम बात करें वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में, तो जो कि वेस्ट स्लोप ऑफ अरावली रेंज राजस्थान से स्टार्ट होके जो शेखावती रीजन है जो कि बाद में साउथ हरियाणा में जाके ख़त्म हो जाती है। वहीं पे जो सेवरल ऑकरी कलर्ड पॉटरी यानी मिट्टी के बने बर्तन हैं, वहाँ पे बहुत से कल्चरल साइट पाई गई हैं जो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखी गई थी, और ऐसे बहुत से कल्चर के और भी आपको एविडेंस यानी सबूत आपको इन नदियों के किनारों पे मिले हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अपनी बातचीत में। और जैसे उन नदियों में कौन कौन सी नदियाँ, दोहान, सोता, कृष्णावती वगैरह वगैरह। साथ ही साथ कौन सी नदियाँ थीं जो वेस्ट से नॉर्थ थीं, और वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट फ्लो करने वाली जो रिवर्स हैं वो राजस्थान की अरावली से स्टार्ट होकर यमुना की तरफ जाती हैं, जैसे कि आपकी चंबल रिवर जो कि यमुना की एक ट्रिब्यूटरी है। साथ ही साथ जो बनास रिवर है वो भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और कौन सी हैं, बैराज रिवर, अहर रिवर और वागली रिवर, ये सारी आपको ट्रिब्यूटरीज हैं अलग अलग नदियों की जो यहाँ से होके गुजरती हैं। आप यहाँ पे उनकी सिटीज या स्टेट देख सकते हैं। और ये मैप है राजस्थान में गुरु शिखर का जो सबसे हाईएस्ट रेंज मैंने आपको बताई थी, जो कि माउंट आबू राजस्थान में लोकेटेड है और जिसकी हाइट 1722 मीटर्स या 5650 मीटर्स है। तो ये वो डेटा था अरावली से जुड़ा हुआ जो उसकी जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को बताता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या ये जो डेवलपमेंट के नाम पे चीज़ें हो रही हैं, क्या ये सही है या गलत? पहली बात, ये इम्पोर्टेंट क्यों है?
तो जैसा कि बताया कि जो थार डेजर्ट है वो एक बैरियर का काम करता है, साथ ही साथ जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखता है, नदियों को रिफिल करता है। दूसरी तरफ अगर ये सब ना हो तो क्या होगा, माइनिंग बढ़ेगी, साथ ही साथ जो वाटर टेबल है वो गिरेगा, इसके अलावा जो वाटर पॉल्यूशन है वो बढ़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन लाने के लिए माइनिंग को बैन करने के लिए चीज़ की थी, लेकिन प्लान पड़ गया पूरा उल्टा। कैसे, आइए जानते हैं। तो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस क्या है, एक नेचुरल बैरियर किसके लिए, अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, थार डेजर्ट का वो पार्ट जो कि काफ़ी गर्म और डस्ट से भरा होता है, वहाँ से चलने वाली तेज़ हवाएं, अरावली अगर ना हो, एक बैरियर का काम ना करे, तो ये जो दिल्ली वाला रीजन है, उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पे पूरी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए, पूरा ख़राब हो जाए, जिससे अरावली हमें बचाता है। तो ये बैरियर का काम करता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल रोल क्या है, वाटर को रिचार्ज करता है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाता है, उनको उनका नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करके, और साथ ही साथ जो क्लाइमेटिक बैलेंस है उसको बरकरार रखता है। तो ये इन्वायरमेंटल रोल था अरावली का। आगे आगे इम्पॉर्टेंट है, अरावली खबरों में क्यों है, इतनी खबर क्यों है इसकी, तो ये देखिए ध्यान से। जब से जो न्यू डेफिनेशन आई है नवंबर 2025 में अरावली की, वो एक चर्चा का विषय बनी है। क्या, कि कोई भी ज़मीन जो अरावली डिस्ट्रिक्ट में है, जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज़्यादा है, उसके आसपास की ज़मीन को ही अरावली माना जाएगा। और साथ ही साथ अगर दो चोटियों के बीच में आपस में 500 मीटर की दूरी होनी चाहिए, यानी कि अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कोई स्लोप्स ऐसे हैं जिनके ऊंचाई 100 मीटर की नहीं है, या फिर उनके आपस में 500 मीटर गैप नहीं है, तो फिर उसको अरावली नहीं माना जाएगा, और फिर सीधी सी बात है, उसको नहीं बचाया जाएगा। ये न्यू डेफिनेशन कहती है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाइट चाहिए उनको कितनी, 100 मीटर, और दूरी कितनी होनी चाहिए, 500 मीटर। अगर ऐसा नहीं होता है तो माइनिंग होगी, जो इम्पैक्ट होगा, और फिर क्या हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन होगा, जिसको और अर्बन एक्सपेंशन होगा। ओके, अब इसकी दिक्कतें क्या क्या होंगी, जो हमारे प्लेन एरियाज हैं वो पूरे रेगिस्तान बन जाएंगे, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा, पानी की कमी होगी, साथ ही साथ हीट वेव्स देखने के लिए मिलेंगी, यानी गर्म हवाएं चलती रहेंगी, जैसे अभी आप गर्मियों में देख पाते हैं, फिर वो हर मौसम में आपको फील करनी पड़ेंगी। इसके अलावा सरकार ने फिर इस पे क्या एक्शन लिए, आइए उससे बात कर लेते हैं। तो जब इतने मास लेवल पे प्रोटेस्ट होता हुआ देखा गवर्नमेंट ने, तो जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन, जो कि 20 नवंबर 2025 में दिया था, उस पर एक कंट्रोवर्शियल स्टे लगा दी, और ये कहा कि हमें फिर से जो अरावली की डेफिनेशन है, क्योंकि जो उन्होंने डेफिनेशन दी थी 100 मीटर वाली, वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक थी। उस डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए 90% अरावली ख़त्म था, उसमें कुछ भी नहीं बच रहा था। अगर हम 100 मीटर डेफिनेशन को फॉलो करते अरावली की, 90% ऑफ द रेंजेस आर रेडी टू माइन, दैट्स वाई उन्होंने अपने डिसीजन पे स्टे लगा दी। साथ ही साथ और क्या हुआ, 21 जनवरी 2026 को स्टे ऑर्डर में उन्होंने अपने रूल को सस्पेंड कर दिया, जो उन्होंने डिसीजन लिया था 100 मीटर वाला, और एक नई कमेटी बनाई, जिसमें उनको फिर से रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, जो इकोलॉजिकल और जियोलॉजिकल जितने पैरामीटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखा है गवर्नमेंट ने कि कोई भी डैमेज ना हो इलीगल माइनिंग से। द राजस्थान गवर्नमेंट को ये पूरी कोर्ट ने कहा कि कोई भी इलीगल माइनिंग नहीं होनी चाहिए उनके इलाके में इस दौरान। साथ ही साथ गवर्नमेंट को कुछ वक्त के लिए अरावली को बिल्कुल प्रोटेक्ट करने के लिए जो 2010 का फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसने न्यू माइनिंग लिस्ट जो प्रोवाइड की थी वो सारी पूरी तरह से बंद कर दी गई है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। ये की डिफिनेशन थे थोड़े सुप्रीम कोर्ट के। कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है इसमें, अरावली जो कि बायोडाइवर्सिटी पार्क है आपके गुरुग्राम हरियाणा में, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखते हैं। तो ये जो पूरा कैंपेन हुआ था उसके चलते कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाए गए अरावली के नाम से,
जिसमें अर्बन बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो ख़त्म होती जा रही है, अब ऐसे पार्क बनेंगे जिसमें बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर किया जा सके। और साथ ही साथ सेव अरावली कैंपेन के ज़रिए लोगों में जागरूकता बढ़ाई गई कि वो अरावली के बारे में जानें, समझें और उसको बचा सकें। इससे जुड़े जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 48A, वो स्टेट को ये अधिकार देते, जिम्मेदारी देते हैं कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और जो जंगल और उससे जुड़ी जो भी धरोहर है उसको बचाएं। और 51G क्या कहता है? इस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत के हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी होती है कि उसके आसपास का जो भी पर्यावरण है, चाहे वो कोई जंगल, तालाब, झील, नदियाँ, कोई भी जीव, उन सबको हमें बचाना ये हमारा मूल्य कर्तव्य होता है, हमारी जिम्मेदारी होती है, जो कि आर्टिकल 51G में बताया गया है। इसके अलावा और क्या सुप्रीम कोर्ट ने एफर्ट्स लिए? सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी CEC, जिसमें पूरी जो भी 26 मिलियन हेक्टेयर में जो लैंड थी डिग्रेड होने वाली थी, उसको अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के नाम से आगे बढ़ाया गया। इसमें की बॉडीज कौन कौन इन्वॉल्व है उनको देखिए। मिनिस्ट्रीज ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कॉन्स्टिट्यूशन इसमें 48A और 51G जैसा आपको बता चुका हूँ, जो कि पर्यावरण और जितने भी मेरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट और कंजर्व करने में जोर देता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें थी अरावली और उससे संबंधित मुद्दे की, जो कि काफ़ी चर्चा में बना रहा था पिछले महीने में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक्स पे। तो क्या ज़रूरी है इन तो अभी तक मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया पूरा मामला, उसमें हमने ये चीज़ जानी कि इन्वायरमेंटल वर्सेस इकॉनमी नहीं, इन्वायरमेंट एंड इकॉनमी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर हम छोटे प्रॉफिट्स को ध्यान में रखेंगे तो फिर लॉन्ग टर्म में हमारा सर्वाइवल जो है वो ख़तरे में पड़ सकता है, जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हमें इन्वायरमेंट और इकॉनमी में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करनी पड़ेगी साथ ही। और अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं और फिर भी अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यह वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए, तो पहली चीज़ तो एज अ स्टूडेंट्स आपको आपके एग्ज़ाम के लिए, दूसरा आपके फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप आगे चल के कुछ भी कर लें, कुछ भी बन जाए, कितना भी रुपया कमा लें, लेकिन जो आपकी जिम्मेदारियां हैं अगर वो पूरी नहीं हुई इस इन्वायरमेंट में, तो कहाँ रहेंगे आप? इसलिए एग्ज़ाम प्लस फ्यूचर दोनों इम्पॉर्टेंट है। और इस टॉपिक के डिस्कशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, इसके एक मैसेज के साथ। अगर हम अपनी धरोहर को नहीं बचाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो भविष्य है हम उसको भी गवा बैठेंगे। मतलब प्रोटेक्ट हेरिटेज टू प्रोटेक्ट फ्यूचर। अगर धरोहर खो दी तो भविष्य भी खो दोगे। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इस चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अपने और भी प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।